हाय, कैसे हैं आप सभी लोग। आज है तारीख 4 जुलाई 2025। ठीक है। और हम सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहीं घूमने गए हुए हैं, विजिट पे गए हैं। और वो कहाँ पर गए हैं? 2 जुलाई से निकले हैं और 9 जुलाई तक वो यात्रा पर हैं। और वो 5 देशों की यात्रा पर गए हैं। अब ये जो 5 देश हैं, तो इन देशों में अगर जाएंगे तो भारत क्यों गया है, इससे भारत को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, हम इस विषय पे बातचीत कर रहे हैं। तो ये कौन से देश है 5? घाना, ट्रिनिडाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया। ये वही क्रम यहाँ पे लिखा हुआ जिस क्रम में वो जिस जिस देश में जाएंगे। जैसे आज वो पहुंच जाएंगे अर्जेंटीना। ठीक है। तो घाना जा चुके हैं, ट्रिनिडाद टोबैगो जा चुके हैं। आप आज के अखबार देखेंगे तो वहाँ पे खबरें आ रही हैं कि जब वो यहाँ गए ट्रिनिडाद टोबैगो, तो उन्होंने राम मंदिर की एक रेप्लिका प्रतिकृति भेंट की, सरयू नदी का जल भेंट किया। ठीक है, वहाँ के जो राष्ट्रपति जी हैं उनको। और यहाँ पे 40% आबादी तो भारतीयों की है, भारतीय मूल के लोग हैं। ठीक है, इंडियन ओरिजिन के। तो अब इस पे विस्तार से देखिए हम लोग क्या है ये। तो जरा इस मैप पे ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी लोग। ठीक है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। तो प्रधानमंत्री जी पहले कहाँ जा रहे हैं? अब हम यहाँ से देखें तो ये भारत से कहाँ गए? वो घाना गए। घाना कहाँ पर है? अफ्रीका। ठीक है, कैपिटल क्या है? अक्रा। यहाँ से कहाँ जाएंगे फिर वो? ट्रिनिडाद टोबैगो। ट्रिनिडाद टोबैगो की कैपिटल क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन। ठीक है। इसके बाद फिर वो कहाँ जाएंगे? अर्जेंटीना। ठीक है, और अर्जेंटीना में राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। फिर अर्जेंटीना से कहाँ जाएंगे? ब्राजील। देखो ये एरो बने उसी के हिसाब से चल रहे हैं। फिर वो कहाँ जाएंगे? अर्जेंटीना से फिर ब्राजील। और ब्राजील में क्या करेंगे? 5 तारीख से 8 तारीख के बीच में वहां पे ब्रिक्स की 17वीं ब्रिक्स की बैठक है। क्या है? शिखर बैठक है। तो वो वहां जाएंगे फिर वो। क्लियर है? तो अब अगर हम यहाँ पे देखें, क्लियर है? चलिए, देन ब्राजील से फिर कहाँ जाएंगे? ब्राजील से जाएंगे वो नामीबिया। और नामीबिया से फिर वापस लौट के भारत आ जाएंगे। ठीक है, तो कितने देशों की यात्रा कर रहे हैं? टोटल 5 देशों की यात्रा कर रहे हैं। अब इन देशों के विषय में अगर आपको जानते हैं तो बताइए, नहीं तो मैं आपको बताना शुरू करता हूं। हमारे देश में चीते कहां से लाए गए हैं? नामीबिया से। ध्यान रखेंगे। ठीक है। और ब्राजील जो है, जहां रियो डी जेनेरो में ब्रिक्स की बैठक हो रही है। किसकी बैठक हो रही है? ब्रिक्स की। क्लियर है? और अर्जेंटीना, हम सभी जानते हैं कि अर्जेंटीना देन कहां पर है? साउथ अमेरिका, ब्राजील के जस्ट नीचे एक देश है। और ये पोर्ट ऑफ स्पेन तो ट्रिनिडाद टोबैगो। तो कैरेबियन आइलैंड्स जो हैं, जिन्हें वेस्ट इंडीज, यहाँ पे कई सारे जो हैं छोटे छोटे कंट्रीज, उनको बोला जाता है। देन घाना। और घाना की एक विशेषता और क्या है? घाना के पास यहाँ पे और क्या है? कुछ है यहाँ पे? कोई एक रेखा जाती है यहाँ से 0 डिग्री की प्राइम मेरिडियन रेखा। विश्ववत नहीं, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, मतलब जिससे जो लंदन के प्राइम मेरिडियन से होके गुजरती है। अपनी एटलस खोल के देखो जरा, 0 डिग्री कहाँ से जा रही है? ऊपर से देखो, उत्तर से दक्षिण की तरफ 0 डिग्री जा रही है। जो प्राइम मेरिडियन घाना से होती हुई जा रही है। घाना और टोगो वहां पर हैं, उनके बीच से गुजर रही है। इस तरह के प्रश्न बनते हैं। अब ये प्रश्न बनेगा कहाँ? ज्योग्राफी में। लेकिन अगर ये प्रश्न बना क्यों, इस बात को समझना जरूरी है कि करंट में जरूर कुछ ना कुछ उस साल ऐसा हुआ होगा, इसलिए प्रश्न बना दिया। तो जब मैं आपको समझाता हूं कि करंट अफेयर्स का क्या इंपॉर्टेंस है, हम करंट क्यों पढ़ते हैं और हम क्यों आपको यहां पढ़ाने आते हैं, कि 65 से 70% क्वेश्चन करंट से ही बनते हैं। चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, इन्वायरमेंट हो, कुछ भी हो, उन सभी चीज़ों को ये कवर कर लेता है। तो आपने अपने स्टैटिक पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना ध्यान से। जब उसे पढ़ेंगे तो करंट के साथ आप जोड़ पाएंगे। अगर स्टैटिक पार्ट आपने नहीं पढ़ा तो करंट के साथ जोड़ ही नहीं पाएंगे। तो करंट तभी आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप स्टैटिक पार्ट के साथ साथ करंट को भी करें। या मैं करंट में आपको बोलूँगा कि इन बातों का ध्यान रखें, तो स्टैटिक पार्ट में जाके वो पढ़ना है। समझ गए? तो इसलिए मैं मैप पे बहुत जोर देता हूँ। आगे बढ़े हम। तो हम देखते हैं कि आखिर ये जो यात्रा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, क्यों गए प्रधानमंत्री मोदी जी जो 8 डेज की विजिट पर गए यहाँ पर? तो यहाँ क्यों गए? तो यहाँ पर आप देखेंगे एक वर्ड लिखा है ग्लोबल साउथ। अब ये ग्लोबल साउथ क्या है, तो इसको समझना होगा। ग्लोबल साउथ का मतलब है कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है, अर्थ को एक इमेजिनरी लाइन के द्वारा 2 हिस्सों में बांटा जाता है। उस रेखा को आप अंग्रेजी में इक्वेटर बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं विषुवत रेखा, यही बोलते हैं। तो उत्तर वाला हो गया उत्तरी गोलार्ध, विषुवत रेखा के नीचे हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो ग्लोब में अगर हम देखें तो सदर्न हेमिस्फीयर, तो ग्लोबल साउथ, जितने भी दक्षिण के देश हैं उन्हें क्या बोलेंगे? साउथ। और जितने उत्तर के उन्हें क्या बोलेंगे? नॉर्थ। तो भारत जो है
भारत कैसा, विकासशील या विकसित? विकासशील देश है। और ज़्यादातर जो भी ग्लोबल साउथ के जो देश हैं या सदर्न हेमिस्फीयर के जो देश हैं, दे ऑल आर डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप कंट्रीज। उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? अभी पिछले कुछ दिनों पहले हमने जब पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, दोबारा से तय की है पॉवर्टी रेखा, गरीबी की रेखा। ठीक है, तो वहीं से वो भी ये तय करता है कि किसी देश में कितनी आमदनी है तो उसे अल्प विकसित देश के अंदर रखा जाए, विकासशील देश के तौर पे या विकसित देश के। तो भारत किस में आता है? विकासशील में आता है। और वो क्या है, वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन $3 से कम कमाता है तो वो क्या हो जाएगा, वो गरीबी रेखा के नीचे हो जाएगा। ये किसकी परिभाषा है? वर्ल्ड बैंक के हिसाब से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़े हम यहाँ पे। तो अब भारत अगर यहाँ पे जाता है तो भारत क्या कर रहा है, दक्षिणी गोलार्ध के जो देश हैं उनके साथ सहयोग बढ़ा रहा है। अब उनके साथ सहयोग क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि भारत की वहाँ पर उसको, भारत को दिखता है कि उसको व्यापारिक संभावनाएं दिखती हैं। किस तरह की व्यापारिक संभावनाएं? कि इन देशों में मिनरल्स मिलता है। ठीक है, रेयर अर्थ मिनरल्स मिलते हैं, यहाँ पे सोना मिलता है, यहाँ क्रूड ऑयल मिलता है, यहाँ पे पेट्रोलियम गैस मिलती है। ठीक है, ये सारी चीजें मिलती हैं, तो भारत इनके साथ सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। और ये आज की नीति नहीं है, जवाहरलाल नेहरू के समय से ही नीति है कि भारत क्या करेगा, जितने भी अल्प विकसित और विकासशील देश हैं उनके साथ सहयोग को बढ़ावा देगा ताकि एक बड़ा ग्रुप बन सके और पूरी दुनिया में अपने आप को लोगों के सामने, बड़े बड़े जो विकसित देशों के ग्रुप के सामने सब एकजुट होकर के जब खड़े होंगे तब तो कोई बात सुनेगा। अगर कोई एक व्यक्ति अकेला होगा तो उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, लेकिन 10 लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो उनकी बात को सुना जाएगा, उनका वजन बढ़ेगा। तो यही भारत कर रहा है। अब ये भारत करने की प्रेरणा क्यों मिल रही है? हम बार बार चर्चा करते हैं चीन की। क्या चर्चा करते हैं? कि चीन अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये क्या है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव? इसके द्वारा चीन क्या करता है, जो अल्प विकसित और विकासशील देश हैं उन देशों में, वहां पे जो किसी को सड़क बनवाना है, किसी को रेल का विस्तार करना है, किसी को बंदरगाह बनवाना है, किसी को एयरपोर्ट बनवाना है, तो चीन बोलता है कि भाई ये काम हम कर देंगे, आप इस चीज के ठेके हमें दे दीजिए और हम कम से कम कीमत में कर देंगे। और साथ ही साथ क्या करेंगे, आपके पास पैसे नहीं है कोई बात नहीं, हम उधार में कर देंगे। समझ रहे हैं बात को? तो पैसे दे करके उन देशों की विदेश नीति को प्रभावित करने की ताकत पैदा करता है चीन। अब अगर चीन ऐसा कर रहा है तो भारत कैसे पीछे रह जाए? भारत को भी तो ये करना पड़ेगा। तो भारत का एक मकसद ये भी है कि एक मकसद हमने पहला देखा कि दुनिया के सारे अल्प विकसित और विकासशील देशों को एकजुट करना ताकि विकसित देशों के समक्ष अपनी आवाज को बुलंदगी के साथ रखी जा सके। दूसरा, चीन की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की जो नीति है उसको काउंटर करना, तो भारत को जरूरत पड़ेगी इस तरह की नीति की भी। दूसरा, इनमें से कई ऐसे देश हैं जहां पर महत्वपूर्ण खनिज मिलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं दुर्लभ खनिज, रेयर अर्थ मिनरल्स बोलते हैं जिन्हों, वो मिलते हैं। अब उनका उपयोग कहाँ होता है? आजकल हम सब देख रहे हैं कि हम कहते हैं स्वच्छ ऊर्जा की बात करते हैं, क्लीन एनर्जी की बात करते हैं, क्लीन एनर्जी की बात करते हैं, या ई व्हीकल की बात करते हैं, जो बिजली से चलने वाले वाहन हैं इनकी बात करते हैं, विंड एनर्जी की बात करते हैं। तो इन सभी में रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। जैसे कि आपके मोबाइल में जो बैटरी डलती है उसे क्या बोलते हैं? लिथियम आयन बैटरी। यही बैटरियां गाड़ियों में चलती है, चाहे वो ई रिक्शा हो, बाइक हो, स्कूटर हो, कार हो या हो बस। क्लियर है? अगर मान लीजिए उस बैटरी में इस्तेमाल करने वाला मिनरल भारत के पास नहीं है तो भारत बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। 4 अप्रैल की एक खबर है और खबर कुछ ऐसी है कि चीन ने रोक लगा दी कि चीन अपने यहाँ से जो रेयर अर्थ मिनरल्स या जो मैग्नेट है उसको दुनिया के और दूसरे देशों को नहीं बेचेगा। अब बताइए क्या होगा? अगर वो नहीं मिलेगा तो जिन सेक्टर्स में उस तरह के मिनरल्स का इस्तेमाल किया जाता है वो सेक्टर तो तबाह हो जाएंगे और हमारी डिपेंडेंसी सिर्फ क्या होगी? चीन के ऊपर हो जाएगी। तो भारत चाहता है कि वो विविधता लेकर के आए, अलग अलग देशों के पास जाए और जो उनके पास जो चीजें उपलब्ध है वो भारत के लिए इस्तेमाल करने के लिए लाए, और जो भारत के पास है भारत उन्हें देगा। जैसे कोविड के दौरान भारत ने क्या किया? भारत ने एक जो वैक्सीन बनाया, कोवैक्सीन, ठीक है, भारत में कोरोना का एक वैक्सीन बनाया, तो भारत ने इन देशों को कोरोना का वैक्सीन भिजवाया। ठीक है, और भी कई सारी चीजें इन कई सारे देशों में, जैसे ट्रिनिडाद टोबैगो की अगर हम बात करें तो वहां पर भारतीय मूल के लोग रहते हैं। वहां की 40 से 42% आबादी कौन सी है? भारतीय मूल के लोगों की है। तो वहां से हमारा एक सांस्कृतिक संबंध भी है। क्लियर है? अब जैसे घाना, तो घाना में सोना मिलता है,
ट्रिनिडाद टोबैगो तो वहाँ से भारत को समर्थन मिलता है, वो भारत मूल के लोग हैं। अर्जेंटीना जाएंगे तो वहाँ भी रेयर अर्थ मिनरल्स मिलता है। नामीबिया जाएंगे तो वहाँ से चीते भी मिलते हैं और रेयर अर्थ मिनरल्स मिलते हैं। ब्राज़ील जाएंगे तो ब्राज़ील से क्या होगा, ब्राज़ील ने इस बार भारत के प्रधानमंत्री को अपना राजकीय अतिथि बनाया है, ठीक है, तो वहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा सम्मान मिलेगा। पिछली क्लास में हमने जब बात की थी कि ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति नहीं जा रहे हैं, बल्कि उनकी जगह कौन जा रहा है, चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग जाएंगे। क्लियर है? तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि भाई उनको वहां पे उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे। क्लियर है? समझ रहे हैं बात को? तो इस तरह से आपको चीजों को आपस में जोड़ना है और ये तब जोड़ पाएंगे जब आप लगातार करंट को पढ़ेंगे। क्लियर है? अब हम इसे आगे देखना शुरू करें, थोड़ी आपकी रूपरेखा बनी होगी दिमाग में। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 दिनों की यात्रा पर 5 देशों में जाते हैं और ये क्या करते हैं, ग्लोबल साउथ में भारत के प्रभाव को बढ़ाने के लिए जाते हैं। ठीक है, और क्या करेंगे, बहुपक्षीय संबंधों को मजबूत करेंगे, जो मल्टीलैटरल जो हमारे टाइज हैं इन देशों के साथ, उसको मजबूत करेंगे। अब अगर देखें तो इस यात्रा का किस तरह का महत्व, जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस अगर देखें इस यात्रा का तो क्या है। ठीक है, अमेरिका में हम क्या देख रहे हैं, अभी अमेरिका की अनिश्चितता दिख रही है हमें। किस तरह की अनिश्चितता दिख रही है कि नेतृत्व की अनिश्चितता दिख रही है। अमेरिका अभी उतने ठोस तरीके से दुनिया का नेतृत्व नहीं कर पा रहा है जिस तरह से उसे करना चाहिए। तो ऐसे में विकासशील देशों के सामने भारत एक नेतृत्वकर्ता के तौर पे अपनी भूमिका को स्पष्ट कर रहा है कि चलिए आप अमेरिका के झंडे के नीचे नहीं, लेकिन हमारे झंडे के नीचे आ जाइए। हम भी आपकी आवाज़ को, जितने भी विश्व में मंच हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं, हम वहां पर आपकी आवाज़ को रखेंगे। समझ रहे हैं बात को? देखिए, कमजोर व्यक्ति की आवाज़ कभी नहीं सुनी जाती, कमजोर देश की आवाज़ कभी नहीं सुनी जाती। लेकिन अगर 5 कमजोर देश किसी थोड़े से अपने मजबूत देश के साथ जुड़ जाएंगे तो उनकी आवाज़ को सुना जाएगा। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, तो इसी तरीके से भारत यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखिए, हम आपको प्लेटफॉर्म्स पर अपना नेतृत्व देंगे दुनिया में हर जगह पर। तो चलिए, भारत अपनी भूमिका निभा रहा है और क्या हो रहा है, चीन भी यही कर रहा है। तो उन्होंने कहा चाइना को काउंटर करने के लिए भी जरूरी है। और देखते हैं, इसके अलावा हम देखें तो ग्लोबल साउथ में भारत अपनी लीडरशिप को एस्टेब्लिश करना चाहता है। ठीक है, ध्यान रखें क्या करना चाहता है, इंडियाज एफर्ट टू असर्ट लीडरशिप इन द ग्लोबल साउथ, की वो स्थापित करना चाहता है अपनी लीडरशिप को। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले जिस देश में गए भारत के प्रधानमंत्री, उस देश का नाम है घाना। एटलस में आपने सभी ने देखा, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक देश है घाना। देखिए वहां पर घाना दिख रहा है आपको, आप 0 डिग्री ऊपर से नीचे तक जो आ रही है उस लाइन को देखिए, कौन सी लाइन है वो, लॉन्जिट्यूड। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, देशांतर, देशांतर बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, कौन सी रेखा बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। और जहां से हम देखते हैं कि पूरा वो पश्चिम बढ़ता है। इंटरनेशनल डेट लाइन तो पैसिफिक ओशन में है, तो अलग वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। यहाँ से हम देखते हैं कि समय, समय होता है ना AM PM, यहाँ से विभाजित होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कौन सी रेखा बोला जाता है, ग्रीनविच रेखा को कुछ कहा जाता है, मध्याह्न रेखा वगैरह कुछ, ध्यान रखिएगा प्लीज देखिएगा। ठीक है, मध्याह्न रेखा कुछ कहा जाता है। चलिए, सो अब अगर हम घाना की बात करें तो घाना के साथ हमारा क्या क्या होता है, घाना से हम सोना मंगवाते हैं। दुनिया का बहुत बड़ा ये सोना उत्पादक देश है जहाँ पे सोने की खदानें हैं। और क्या होता है, औषधि उत्पादन, भारत यहाँ से उनको औषधियाँ भेजता है। और ऊर्जा के सेक्टर में सहयोग, कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो रेयर अर्थ मिनरल्स मिलते हैं। देन इसके अलावा यहाँ पे पेट्रोलियम वगैरह भी मिलता है, तो उस सेक्टर में भी भारत को सहयोग प्राप्त होता है। तो अब देखिए, घाना जो भारत घाना का सबसे बड़ा निर्यातक है। ठीक है, घाना में अगर किसी भी देश से सबसे ज़्यादा सामान जाता है तो कहाँ से जाता है, भारत से जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, अब हम यहाँ देखें तो इससे फायदे क्या होंगे घाना जाने से, तो पश्चिम अफ्रीका में भारत को पहुंच मिलेगी। ठीक है, और क्या होगा, ऊर्जा और खनिज संसाधनों तक भारत की सीधी पहुंच होगी। घाना में भारत इन्वेस्टमेंट करेगा, वहाँ की खदानों में करेगा, जहाँ पर खनिज मिलते हैं, ऊर्जा संसाधन मिलते हैं, तो उससे भारत को फायदा मिलेगा। भाई भारत के पास लिमिटेड संसाधन है, लेकिन जनसंख्या ज़्यादा है, उसे चाहिए और ज़्यादा चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, उसे किसी दूसरे देश से खरीदना पड़ेगा। वहाँ की आबादी कम है और संसाधन ज़्यादा है, तो हम उनसे खरीद लेंगे। और उनको क्या चाहिए, उनको पैसे चाहिए बदले में, तो हम उस तरह से मदद करेंगे ताकि वे अपने देश का विकास कर सकें। क्लियर है? फिर उसके बाद अब वर्तमान में अगर आज की बात करें तो यहाँ भी हैं और यहाँ से निकल जाएंगे, ट्रिनिडाद टोबैगो। अब यहाँ पर क्या है, तो भारतीय मूल के लोगों की अगर जनसंख्या देखें
तो लगभग लगभग 45% से ज़्यादा यहाँ पे जो लोग हैं वो भारतीय मूल के, इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। यहाँ पे क्या किया प्रधानमंत्री मोदी गए, तो देखो जब भारत के लोग हैं तो क्या करना पड़ेगा, इमोशनल अटैचमेंट दिखाना पड़ेगा, सॉफ्ट पावर दिखाना पड़ेगा। तो उन्होंने राम मंदिर की रेप्लिका प्रतिकृति लेकर के गए हैं। ठीक है, क्या लेके गए, वे राम मंदिर की रेप्लिका लेकर के गए हैं, रेप्लिका ऑफ द राम टेम्पल एंड सरयू रिवर वाटर। अयोध्या में कौन सी नदी है, सरयू, तो उसके नदी को भी नदी के पानी को लेकर के जैसे गंगा जल लेके जाते हैं, और वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो हैं उनको गिफ्ट किया कि ये लीजिए। दोनों देशों के बीच अगर हम व्यापार देखें तो लगभग कितना डॉलर का हो चुका है, $341 तक पहुंच, मिलियन डॉलर है, बिलियन नहीं, ध्यान रखा, यहाँ तक पहुंच चुका है ये। इसको बढ़ाया जाएगा और ज़्यादा। यहाँ पर जाने से क्या फ़ायदा मिल रहा है, यहाँ पे जाने से हम देखें तो एक तो सांस्कृतिक कूटनीति जिसे हम सॉफ्ट पावर बोलते हैं वो मजबूत होगा, और उससे बड़ी चीज़ होगी कि कैरेबियन आइलैंड्स का जो क्षेत्र है वहाँ पर भारत का जो पोजीशन मजबूत होगी, भारत की उपस्थिति दर्ज की जाएगी। अगर उन देशों को कभी भी, अगर मान लीजिए, देखिए क्या होता है, आपको अगर पता रहेगा कि हाँ उस दुकान पे ये सामान मिलता है तभी तो आप वहाँ जाएंगे। अब भारत वहाँ पे गया तो वहाँ के और जो दूसरे देश है वहाँ के अखबारों में भारत की खबरें आएंगी कि भारत में ये, भारत में वो, भारत के प्रधानमंत्री या भारत ने ऐसा किया ऐसा किया। तो कभी अगर दूसरे देशों को कोई, मान लीजिए कोई वैक्सीन चाहिए, उन्हें पता चला फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इंडिया बहुत अच्छा है, तो भारत ही तो आएंगे वो लोग। तो भारत को अपना गुड जेस्चर दिखाना पड़ेगा, एक अच्छी भूमिका दिखानी पड़ेगी, जिससे कि भारत को क्या मिल जाए, बाजार मिल जाए, वहाँ पे अपना सामान बेचने का मौका मिल जाए। इसके बाद भारत कहाँ जाएगा, प्रधानमंत्री जी कहाँ जाएंगे, आज पहुँच जाएंगे वो कहाँ पर, अर्जेंटीना। ठीक है, अब अर्जेंटीना, तो अभी हम कुछ देर पहले आपको समझा रहे थे कि लिथियम जो होता है कहाँ इस्तेमाल करते हैं, बैटरी में इस्तेमाल करते हैं। तो अर्जेंटीना में हम क्या देखते हैं, खनिज संसाधन मिलते हैं जैसे कि लिथियम। अब चाइना से हम लेते हैं लिथियम, चाइना नानुकुर करता रहता है कई बार कि लिथियम हम नहीं देंगे, तो क्या करेंगे हम, क्या बनाना बंद कर देंगे मोबाइल की बैटरियां या ई रिक्शा या ई व्हीकल, नहीं ना, हमें वो चाहिए, तो हमें विकल्प ढूंढने पड़ेंगे कि अगर आप नहीं तो कोई और सही, ढूंढने पड़ेगा ना विकल्प। तो इसीलिए अर्जेंटीना भी गए हैं। तो ये हो गया। दूसरा, हम सब जानते हैं हमारे देश में भरपूर अनाज पैदा होता है, खूब सारा पैडी राइस भी होता है और वीट भी होता है, लेकिन हमारे देश में तेल की कमी है। किस चीज़ की कमी है, तिलहन और दलहन। तो दलहन तो हम मंगा लेते हैं कहाँ से, अफ्रीका से, लेकिन तेल जो चाहिए होता है तो सोयाबीन और सूरजमुखी का तेल कहाँ से मंगवाते हैं हम मंगवाते हैं अर्जेंटीना से, राइट। तो अर्जेंटीना से भी हम मंगवाते हैं और भारत भी उनको देता है। ठीक है, तो अर्जेंटीना भारत को क्या देता है, सोयाबीन और सूरजमुखी का तेल भी देता है। अब आप समझ जाइए कि क्या स्थितियां हैं। और देखें तो खाद्य तेलों की सुरक्षा की अगर हम बात करें या हरित ऊर्जा के लिए हमारी सबसे बड़ी जरूरत यहाँ से हो रही है, लिथियम की पूर्ति होगी। किस चीज़ की होगी, लिथियम, जो कि यहाँ पे मिलना आसान नहीं है। चलिए अब और देखते हैं इसके अलावा क्या है। तो ब्राज़ील में स्थितियां क्या होंगी, अब ब्राज़ील जाएंगे, 5 से लेकर के 8 तारीख तक वहां पर 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बैठक है, जिसमें प्रधानमंत्री जा रहे हैं और वो ब्राज़ील के राजकीय अतिथि भी हैं इस वक्त। तो अब यहाँ जाएंगे तो ब्राज़ील के साथ हमारे रक्षा के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जलवायु परिवर्तन पर पहले से मजबूत साझेदारी चल रही है। अब हम बार बार मिलेंगे, मान लीजिए किसी से हम हर महीने एक बार मिलते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छी दोस्ती होगी, या साल में कभी 2-4 साल में एक आध बार मिलेंगे तो अच्छी होगी, किससे होगी ज़्यादा, जब हम बार बार फ्रिक्वेंटली उसके यहाँ जाएंगे तो हमारे व्यापारिक रिश्ते भी अच्छे बनेंगे और सैन्य रिश्ते, सामरिक रिश्ते सभी अच्छे बनेंगे। तो ये भी एक बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। तो अब यहाँ अगर हम जाते हैं तो हमारे को क्या होगा, बहुपक्षीय मंचों पर, जैसे ब्रिक्स क्या है, वहाँ पे मल्टीलैटरल है, कई सारे देश इसके सदस्य हैं, तो वहाँ पर भारत को लीड करने का मौका मिलता है। और दक्षिण अमेरिका में भारत अपनी एक उपस्थिति दिखाता है कि यस हम यहाँ पर हैं, तो अन्य जो देश हैं उनको भी अगर भारत से कुछ आवश्यकता हो तो भारत उनकी ज़रूरतों को पूरी कर पाएगा। समझ रहे हैं बात को। चलिए अब हम देखते हैं एक अगला जो देश है वो है नामीबिया। तो भारत अगर यहाँ जाता है तो 2 चीज़ें हमारी पूरी होती हैं, एक तो खनिज संसाधन और दूसरा है जैव विविधता में सहयोग। अब ये जैव विविधता में जो सहयोग की बात हम यहाँ कर रहे हैं, तो हम सब जानते हैं कि भारत ने क्या किया है, चीते मंगवाए हैं नामीबिया से, और वो मध्य प्रदेश के कहाँ पर, कूनो, ठीक है, जो श्योपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक कूनो पार्क बनाया गया है जहाँ पे कि चीतों को रखा गया है। अब देखते हैं, भारत एक तो चीते मंगवा लिए, चलिए, दूसरा रेयर अर्थ मिनरल्स या मेटल्स, ये भी पूर्ति यहाँ से होगी, यहाँ पे काफ़ी मिलते हैं नामीबिया में। तो अब हम देखें तो खनिज की आपूर्ति, मिनरल्स की आपूर्ति का एक हमें जगह मिल गई
और चीता परियोजना के अगर हम चलाते तो जैव विविधता को हम कायम रखने में हम सफल हो पाएंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि आखिर हमने क्या गेन किया, मतलब प्रधानमंत्री जी तो अभी यात्रा पे हैं, इस यात्रा का उद्देश्य क्या है, तो हमारा कुछ तो मकसद है। आप अपने घर से यहाँ आए, कोचिंग क्लासेस आप अटेंड करते हैं, क्लासेस आप अटेंड करते हैं, तो कुछ तो मकसद है आपका। मकसद ये है कि आप एक बड़े अधिकारी बनना चाहते, यही है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जी अगर इतनी दूर तक होके आए हैं, 2 तारीख से निकले और 9 तारीख तक यात्रा पर हैं, तो किस मकसद से गए हैं, मकसद पता चल गया। और हम क्या क्या यहाँ से हासिल कर सकते हैं इसे जानते हैं अब। तो देखा जाए तो ग्लोबल साउथ में भारत की एक जो छवि है उसे सुधारने का काम करेंगे कि यस, आपको जब भी जरूरत पड़ेगा तो भारत आपके लिए खड़ा है। व्यापार के मामले में देखें तो नए निर्यात और आयात के बाजार मिलेंगे। ठीक है, हम अपना सामान वहां बेचेंगे और हमें कच्चा माल भी मिल जाएगा वहां से कई सारा। ऊर्जा के सेक्टर में देखें तो लिथियम और तेल, गैस, इस तरह की जो चीजें वो वहां से हमें मिल सकता है। और क्या है, जैव विविधता के मामले में देखें तो चीताओं का पुनर्वास और पर्यावरण के क्षेत्र में आपस में सहयोग करेंगे हम लोग एक दूसरे के साथ। रक्षा क्षेत्र में देखें तो भारत का ब्राजील और अर्जेंटीना के साथ पहले से रक्षा क्षेत्र का समझौता है। तो अगर हम फ्रिक्वेंटली जाएंगे तो वो हमारा क्या होगा, समझौता और मजबूत होगा और विस्तार होगा उसमें। सांस्कृतिक आधार पर देखें तो प्रवासी भारतीय समुदाय जो है, ठीक है, जो भारत के लोग उन देशों में काम कर रहे हैं, और खास तौर से यहाँ पे ट्रिनिडाद टोबैगो की बात की जा रही है कि अगर वहाँ पे रहने वाले जो भारत के लोग हैं तो पूरी की पूरी कैरिबियन आइलैंड जो कंट्रीज हैं वहाँ पर भारत को एक एज मिलती है कि भारत को वहाँ पे नेतृत्व की भूमिका मिलने की संभावना बढ़ती है। समझ रहे हैं आप बात को। अब हम देखते हैं कि आखिर यूपीएससी या अदर स्टेट सर्विसेज के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका आखिर क्या महत्व है, इसे भी जानना बहुत जरूरी है। तो भारत की ग्लोबल साउथ नीति, अब मैं आप में से किसी से जानना चाहूंगा, मैं बार बार ग्लोबल साउथ कह रहा हूं, तो आप ग्लोबल साउथ से क्या समझ पाते हैं बताइए प्लीज, 1-2 लाइन बोल दीजिए बस। दक्षिण दक्षिण के देशों के बीच में सहयोग, बिल्कुल ठीक है, दक्षिण के देशों में सहयोग को बढ़ावा देना। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, भारत तो दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है, ये तो उत्तरी गोलार्ध में है। तो देखिए, भारत और चीन दोनों ही उत्तरी गोलार्ध के देश हैं, लेकिन ये दोनों ही कैसे विकासशील देश हैं, इसलिए अपने आप को इन देशों के साथ जोड़ के चलते हैं, दक्षिण के देशों के साथ। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं साउथ साउथ कॉपरेशन या ग्लोबल साउथ बोला जाता है इसको, ध्यान रखेंगे मेरी बातों को। अब अगला आ जाता है ब्रिक्स की भूमिका। तो ब्रिक्स में कौन कौन से, ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और एस फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये देश हैं इस संगठन में, और यहाँ पर ये देश भी क्या कर रहे हैं, इन्होंने एक बैंक भी बनाया है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वो भी बनाया है जहाँ से कि अल्प विकसित और विकासशील देशों को ये ऋण उपलब्ध कराते हैं कि उन देशों को अगर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक अगर कोई किसी तरह का लोन देते हैं तो वो अपनी नीतियाँ उनके ऊपर थोपते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, रशिया, ब्राज़ील, इन देशों ने मिलकर के एक बनाया है, और अब तक कई सारे देशों की जो विकास की योजना है उनको ये लोग फंडिंग दे चुके हैं। ठीक है, तो एक अच्छी पहल है। देन ये क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है, सागर, तो जो भी इंडियन ओशन वाला रीजन है, इस इलाके में जितने भी जो देश हैं ये आपस में क्या करते हैं, आपस में सहयोग करते हैं आतंकवाद के मुद्दे पर, क्षेत्रीय अस्थिरता ना बढ़े इस बात पर। ठीक है, और किसी भी तरह के अगर वहाँ पे कोई आपदा आ जाती है तो आपस में सारे देश मिलकर के एक दूसरे को सहयोग करते हैं। ठीक है, फिर आता है भारतीय प्रवासियों के लिए नीति क्या है। तो देखिए, एक तो होता है एनआरआई, ठीक है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, ऐसे लोग जो 180 दिन से अधिक विदेशों में रहते हैं उन्हें एनआरआईज कहा जाता है, प्रवासी कहा जाता है। ठीक है ना। और अगर मान लीजिए कोई ऐसे जिनके बाप दादे जाकर के किसी देश में बस गए हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे, भारतीय मूल के लोग। तो भारतीय मूल के लोगों के लिए भी भारत में कई योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे एक है पीआईओ, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, और एक है ओवरसीज इंडियन सिटीजनशिप, ओआईसी। 2015 में इन दोनों योजनाओं को कर दिया गया मर्ज, अब एक ही योजना हो गई जिसका नाम है ओआईसी। ठीक है, ओरिजिन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है ना, तो अब ये कर दिया इसका नाम, तो वो है। अब अगर और देखें तो रणनीतिक खनिजों में आत्मनिर्भरता, जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं ये भारत में नहीं मिल पाते हर जगह पे, तो जिन देशों में हैं उन देशों के पास हम जाएंगे, वहां इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनकी खदानें हम क्या करेंगे, खरीद लेंगे।
लीज पर ले लेंगे और वहाँ से मिनरल्स निकाल के भारत में लेकर के आएंगे। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरीके से चलेगा। तो भारत की जो बदलती वैश्विक भूमिका है, उसके लिए जरूरी है कि भारत इन सभी देशों की यात्राएं करे और अपने संबंधों को और ज़्यादा क्या करे भारत, और मजबूत बनाए। और मजबूत तभी बनेंगे जब हम लगातार उन देशों के साथ मिलते रहेंगे। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ चीज़ें हैं, हम इन्हें अलग अलग करके अगर आप कहें तो देखिए, आज तो हमारे पास है समय कम, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया इसको टीवी वगैरह को ऑन करने में। ठीक है, टेक्निकल रीज़न। तो हम क्यों ना इन सब्जेक्ट, इन जितने टॉपिक है इन पे कल चर्चा कर ले, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी तैयार कर रखा है, बताना आपको है, लेकिन आप लोगों के पास समय नहीं है उतना। तो हम क्या कल कर सकते हैं इसको? अभी हम एक काम करते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस जो एक तो कल आपको एक क्वेश्चन दिया उस पर चर्चा करते हैं, और यहाँ से जो संभावित चीज़ें हैं उस पर बातचीत करते हैं। क्लियर है? चलेगा? चलिए, तो अभी हम ऐसा ही करते हैं। और जो लोग हमें ऑनलाइन इस वक्त देख रहे हैं, वे अब तक लगातार अगर हमारे साथ बने हैं और हमारा वीडियो पसंद आता है, तो अगर उन्होंने मैं इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को करें वो सब्सक्राइब, बेल बटन दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके, और लगातार वो बने रहें साथ में, ताकि जितने भी टॉपिक हैं इन पे डिटेल आपको और भी इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच। चलिए, आपके साथ बातें करेंगे अब हम।